रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप तो बहुत निकट से जानते भी हैं, अरुण सर भी रहे हैं, बाकी भी कवर तो किए ही किया इलेक्शन कमीशन को। ये सिलसिला है, देखिए, ये हम 25 जो मैंने कहा कि उन्हीं के नाम कर दिया जाए जो कुछ था, और अब 26 भी, लेकिन ये कहीं इन सबके बीच में जितना अग्रेसिव है, जितना आक्रामकता है, जो राहुल गांधी ने पूरे 25 में किया या विपक्ष की ओर से कोशिशें हुई, और अब अभिषेक बनर्जी भी, और बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता है बहुत बातें तो आपने भी सब सुनी है और बहुत उसको दोहराव की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो किससे सवाल पूछे जाएं, पहले 5 सवाल, अब 10 सवाल, लेकिन जवाब और पूछते हैं आप, खेत की आती है खलियान की, और इसके साथ साथ और भी चीजें नहीं, लेकिन पहला शुरुआती नोट की ये जो सिलसिला, और साथ में जो बौखलाहट चिड़चिड़ा देख रहे हैं आप बीजेपी में, दोनों को यदि हम जोड़कर देखें, तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और थोड़ा सा नोट अब बीजेपी पे शुरुआती जो आपका होगा। जी नमस्कार संजीव जी, अरुण जी, विनय जी, आपको 4 PM के सभी स्टाफ मेंबर्स को, हमारे दोस्तों को और सभी शुद्धि दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। आप सब लोगों के लिए खूब मंगलमय हो और हमेशा खुशी प्रगति लेके आए। इसमें एक और हिस्सा है, मुझे लगता है प्रोग्राम 1 घंटे आगे हमारा आगे सुनाऊंगा, मेरे पास है 2-3 क्लिप है, मैं सोचता हूँ कि एक तो एक करके जी, जी, सुनाते जी, चलो। बिल्कुल, जी बिल्कुल मुझे लगता है वो सुनाएँगे फिर उसके बाद जी आगे जी बढ़ेंगे। जी 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 जी। तो लेकिन ये जो पूरा बरस रहा, इसमें देखिए हम लोग कोई हीरो तो ढूँढ नहीं पाए, पूरे साल में हिंदुस्तान में, लेकिन विलेन ढूँढ लिए हमने। हमने विलेन, सबसे बड़ा विलेन के तौर पर देखिए, जो हमारे जो 2 सबसे बड़े संवैधानिक इदारे हैं इस मुल्क के, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जो छवि है, वो पतन के गर्त में जाती हुई हम लोगों को इस बार दिखी, और मुझे लगता है बेहद चिंता की, बहुत दर्द की, परेशानी की बात है पूरे देश के लिए। इसके पहले भी देखिए चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे, पहली बार नहीं हुआ जब लगे हों, पहले भी लगे। लेकिन इस लेवल की गंभीरता कि अब इलेक्शंस पर से ही भरोसा लोगों का उठना शुरू हो जाए। चलिए हम लोग तो कहते हैं कि नहीं उठेगा, लेकिन उठना शुरू हो जाए, या लोग उस विषय में बात करना शुरू कर दें कि नुक्कड़ सड़क, चौक चौराहों पर, कि भैया इलेक्शंस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है। इस काम का या इस विचार को लोगों के ज़हन में आने के लिए हमको पूरा श्रेय देना पड़ेगा ज्ञानेश कुमार को। उन्होंने जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है और जिस बेशर्मी के साथ वो लगातार काम करते रहे पिछले 1 साल के भीतर, वो हमने देखा, और वो बड़ा ही चिंताजनक है, बड़ा निंदनीय है। और उसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन पर जो यकीन था लोगों का, वो लगातार घटता चला जा रहा है। तो और उसके बाद इन्होंने जो बातें कही हैं, देखिए दूसरी बार मिले 1 महीने में ये लोग। 28 नवंबर को भी इनकी मुलाकात हुई थी और 31 दिसंबर को तब पेपर 5 सवाल थे, आज 10 सवाल है, किसी का जवाब नहीं। वो कह रहे हैं हम पूछ कुछ रहे हैं, आप बता कुछ रहे हो। क्या कुछ रहे हैं, और उनके पास तो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट रहती है, वो स्क्रिप्ट वो लोग पढ़ के बता देते हैं। अब कोई अगर इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग से बाहर आकर व्यक्ति अगर ये बातें कह रहा है वहीं पर खड़ा होके, और एक तो आप ये देखिए खड़े कहाँ हैं ये लोग, है ना? ये क्योंकि दर्शक अगर उस इलाके से वाकिफ हैं तो वो एक सड़क है, और सड़क के उसके अंदर जब जाएंगे ना संजीव जी, तो वहां पर दो बड़े चुनाव के दो ऑफिस की जी। ऑफिस के अंदर ही, उस ऑफिस के कैंपस में गेट, प्रमाइसेस प्रमाइसेस प्रमाइसेस। दो बड़े शानदार लॉन्स हैं। अगर ये चाहते तो वहां पर भी मीडिया के लिए खड़ा होने का अरेंजमेंट कर सकते थे ताकि आराम से लोग बात कर लेते। लेकिन इन्होंने सड़क पर जो पूरा जो पेवमेंट है, उस पेवमेंट को भी बंद कर दिया है बैरिकेडिंग करके, और कहीं दूर इन लोगों को खड़ा किया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मीडिया को और नेताओं को डिस्करेज किया जाए। खैर, ये इस तरह की बातों से लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, क्या फायदा होगा इन चीजों से। हिंदुस्तान की जनता के लिए चुनाव आयोग बना है, हम जैसे करदाताओं के एक एक रुपए से इनका नौकरी चलती है, इनके घर में जो राशन आता है, पूरा दफ्तर जो है वो यहाँ से आम आदमी की जेब से चलता है। ऐसे में इन आम आदमी से ही क्या डर है, वो भी इलेक्शन कमीशन। देखिए नहीं, उसमें चुनाव डर आयोग, तो मैं बीच में टोकूंगा, डर इसलिए बेहद है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, और आपको अब यह दहशत है कि किसी दिन जो भीड़ है, भीड़ पहुंच गई, तब आप क्या कीजिए। आप बिल्कुल नेता तो ये बड़े बेचारे मान सम्मान करते चले आते हैं, वो अपना जो आपा है नहीं खोते हैं, खासकर विपक्ष में ऐसा आपा अभी तक खोते दिखा नहीं है कहीं कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए इलेक्शन कमीशन संजीव भाई एक ऐसी बॉडी बस है देश में जिसका डायरेक्ट सीधे तौर पर आम इजलास के साथ सीधा संबंध होता है, सीधा संपर्क होता है। बाकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सीएजी है, उसका आपको वास्ता नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में वही जाएगा जिसका वास्ता पड़ता है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो रोज, और इलेक्शन कमीशन का क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, मैं इसलिए ये पूरी डिबेट लेके आया। ये जो डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें ये कहा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन की महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है।
15 जून को ये बिल पेश किया गया था इलेक्शन कमीशन को लेकर 1949 में, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि हम लोगों ने चुनाव आयोग को कैसे एक मुकद्दस संस्था के तौर पर स्थापित करना है। उन्होंने जब ये बिल पेश किया तो ये बताया कि क्यों हम लोग वोट को एक फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई इंटरफेरेंस हो एग्जीक्यूटिव का चुनाव आयोग के रोजमर्रा के काम में। लेकिन वही होता हुआ हम देख रहे हैं। उसमें ये सवाल सारे खड़े किए गए थे संजीव भाई, उस डिबेट में अलग अलग भाषणों में, जो आज हम लोग होते हुए देख रहे हैं। इसको पढ़ के हैरानी होती है कि वो लोग कितने दूरदर्शी थे। उनको इस बात का पहले एहसास था कि अगर एक ऐसी सरकार आ गई तो हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसमें अंबेडकर साहब बताते हैं कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो वोट डालने का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार रहे, वो फंडामेंटल राइट ना रहे। वो साहब बता रहे हैं कि भैया कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, 100% इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हो इलेक्शन कमीशन। इतने तक उन लोगों ने सोचा, और आज इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से पूरा सिर के बल उलट दिया है ये हम लोग देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने, और क्या उन फोरफादर्स ने हमारे जो सोचा था इलेक्शन बनाते कमीशन बनाते हुए। तो इसलिए ये पूरा जो बरस था संजय भाई, ये पूरा बरस एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ खत्म हुआ है कम से कम इलेक्शन कमीशन पे। और 31 दिसंबर को जो अभिषेक बैनर्जी ने बोला वो बिल्कुल उसका एक समअप करने के लिए एक फुल स्टॉप है कि पूरे साल में जो घटनाएं घटी हैं, अब बंगाल भी उसकी जद में आ गया, उसकी चपेट में आ गया। और दूसरा जो इदारे का हमने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो घटना घट गई जो 75 बरस में नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के भीतर किसी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक देना, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर उन पर जूता फेंक देना, और उसके बाद उस जिसने जूता फेंका उसकी डिफेंस में भी लोगों का आ जाना। आप बताइए इससे ज्यादा हैरानी की या किसी देश के लिए उससे ज्यादा नकारात्मक बात और क्या होगी कि उनको भी लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। उसके पक्ष में भी लोगों के बयान देने के लिए लोगों के पास वक्त है, या उनके पास इतनी हिम्मत है, ताकत है या बेशर्मी है कि उनके पक्ष में भी आ जाते हैं। और वो जब घटना घटती है संजीव भाई, उस पर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट ने सो मोट एक्शन नहीं लिया कंटेम्प्ट पिटीशन का। नहीं लेते वो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन डाली तो पिटीशन अभी लंबित है, उस पर सुनवाई चल रही है, और उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, नोटिस तक इशू नहीं किया उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने ऐसा काम घृणित काम किया था। तो उस घटना का असर क्या होता है? उस घटना का असर हम लोगों को थोड़े दिन के बाद ही देखने को मिलता है। कब? जब हम लोग देखते हैं कि एंजल चकमा को लोगों ने देहरादून में मार दिया। ये उन घटनाओं का असर है। एक से एक घटना जुड़ी है। ये जो हेट क्राइम, हेटी है ना जी, आप अगर किसी ने, चीफ जस्टिस ने कुछ बोला और आप अपने धर्म के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर उनके ऊपर जूता फेंक रहे हो, तो वो क्या है? वो हेटी तो है, वो तो सम्मान तो है नहीं। तो वो, और ये क्या हुआ है एंजल चकमा के साथ, जो वो क्या हुआ है? वो भी तो हेटी है ना। आपने एक नस्लीय टिप्पणी की है, उसका भाई जो कह रहा है, और उसके बाद ये घटना घटी है। तो ये, और उसके बाद हम लोग क्रिसमस की जो हालत देखते हैं, सारे घटनाक्रम जुड़े हैं। मैं बिल्कुल, मैं एक पहले इलेक्शन कमीशन पे एक एक कोट हो जाए, मैं नहीं बैठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसमें है ये रवीन जी, मैं जो सवाल करने आपसे जा रहा था कि आपसी प्रतिद्वंदता, आपसी मारकाट, गला काट स्पर्धा यहाँ जो चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाना आपस में, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, अभी अरुण जी और बेहतर तरीके से सब पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, वो कह रहे हैं मेरी चिंता है, लेकिन यहाँ निकला यह है कि बीते कई दिनों से वहां मटमैला, गंदा, बदबूदार पानी आ रहा था, शिकायतें हो रही थी। और हैरत की बात है कि वह टेंडर हो गया था एक 2.25 करोड़ रुपए के लगभग का, जो नल लाइन बदलने का 4 महीने से तो रोका गया था। अब कल्पना करिए कि 3-3 इंजन, और तीनों इंजन फेल। एक नोटिस पे आपका सर, ये हमने आज आपने दिखाया, यही हम लोगों ने देखा था अमित शाह का बंगाल में। उनसे जब सवाल पूछा था तो वो भी ऐसे ही हो गए कि भाई 75 साल वाला कानून आप बताते हो, और वो असहज हो जाते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय और 2 कदम आगे चले गए। और ये जो जर्नलिस्ट है, ये बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहां से। ये हमारा अनुराग द्वारी नाम है उनका, अनुराग द्वारी। मेरा तो पुराना कोलीग है, हम तो साथ थे एनडीटीवी में, तो बहुत अच्छा काम ये करते हैं। और इस तरह की भाषा, ये फ्रस्ट्रेशन, और भैया अगर आप दिन रात सोए बिना काम कर रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? इसी के लिए तो चुना गया है, इसी के लिए चुना गया है ना कि आप काम, ये काम करने की आपको दिन रात जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल ये पूछ रहा है वो सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों है? तुम अब रात को करो काम, दिन में करो, उससे किसको मतलब भाई? काम तो कर नहीं पाए ना, काम तो नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, इसीलिए तो उन बच्चों की जान चली गई, उन लोगों की जान चली गई। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों में निभाते और उस वक्त पे जब
किस तरह के बेहुदे स्टेटमेंट्स कैलाश विजयवर्गीय के आते हैं, हम लोग देखते ही हैं उनको, किस तरह की बातें वो धर्म को लेकर के और लोगों को लेकर करते हैं, फप्तियां कसते हैं। अगर उस वक्त पर काम किया होता तो आज ये दिन देखना थोड़ी पड़ता। और इसी को यही सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार कि तब कहां थे भाई, आप क्यों नहीं काम किया, ये लोग मारे जा रहे हैं, अब कह रहे हैं मैं शांत नहीं बैठूंगा। अरे भैया शांत तो बैठे हो तुम तो शांत बैठे हो, तभी ना हालत हो रही है। अगर शांत ना बैठते तो ऐसा होता ही नहीं, आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर चलिए, बहुत धन्यवाद है इस जर्नलिस्ट का, कम से कम इसने हिम्मत दिखाई और सवाल पूछा। कैलाश विजयवर्गीय हो या कोई हो, देखिए मीडिया के सवालों से इसीलिए तो हमारा डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट बोलते हैं ना, कि आप सवाल अगर पत्रकारों के लोगे, पत्रकारों के सवालों के जवाब दोगे, तो भैया फिर गलतियां होने की संभावना घट जाती है। लेकिन क्योंकि पत्रकारों से दूरी बना ली है, पत्रकार ऐसे पैदा हो गए, जर्नलिज्म ऐसा हो गया कि जैसे अरुण जी ने कहा कि सब मालिक बिक गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में फिर गलतियां करेंगे और उसके ऊपर पत्रकारों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इन्होंने अच्छा किया और आपने उससे भी अच्छा किया कि आप लोगों ने खबर दिखाई है। मुझे लगता है इस विषय पर, क्योंकि लोकल मामला है, तो अरुण जी और ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। बिल्कुल, मैं अरुण जी के पास